स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 12, जो कि हमारे साथ रेग्रेशन एनालिसिस है। बीएसएन 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट आरएन सेकेंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। सो ये हमारे साथ जो है बायोस्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 12 है, रेग्रेशन एनालिसिस। इंतहाई सिंपल यूनिट है और इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है इसका। इंशाल्लाह आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के हवाले से। रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स के साथ इसके बारे में कुछ कंसेप्ट जो है वो आप स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और वो कंसेप्ट ये है कि रिग्रेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रिग्रेशन। रिग्रेशन किसे कहते हैं? रिग्रेशन जो है ये असल में हमारे साथ एक कॉज इफ़ेक्ट फिनोमिना है, ठीक है। कॉज एंड इफ़ेक्ट फिनोमिना है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर हम एक काम करते हैं तो हमारे उस काम की वजह से आया हमारे दूसरे चीज़ों पर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। कॉज इफ़ेक्ट फिनोमिना कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। स्मोकिंग कर रहा है वो। और स्मोकिंग जो है वो तकरीबन वो मिसाल के तौर पर वो जो है 10 सालों से क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तंबाकू नोशी कर रहा है। अब स्मोकिंग की वजह से इस पर एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा इस पर कि स्मोकिंग की वजह से इसको क्या हो जाएगी, इसको लंग कैंसर जो है वो हो जाएगी, या इसके अलावा इनको जो है ओरल कैंसर जो है हो जाएगी, या इनको जो है थ्रोट कैंसर जो है वो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि ये लंग कैंसर, ये ओरल कैंसर या जो थ्रोट कैंसर इस बंदे को हुआ है, ठीक है। तो इसके पीछे अगर हम वजूहात देखें तो ज़्यादातर कॉमनली हमें जो वजह मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी, वो स्मोकिंग की मिलेंगी। क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहा है, आप एक ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है आप क्या हो रहे हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर वो आपको क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। रिग्रेशन ये एक ऐसी टेक्निक है बायोस्टैटिस्टिक्स में जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम इवेंट्स के दरमियान जो काज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक चीज़ के होने की वजह से आया दूसरी चीज़ पर कोई असर पड़ता है या नहीं, दूसरा चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट होता है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर इसके हवाले से मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं तो वो कुछ इस तरह से दूंगा कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो मुसलसल जो है स्वीट्स खा रहा है और बहुत ज़्यादा स्वीट्स जो है वो क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। और मुसलसल खा रहा है। सो अब ये स्वीट जो है ये क्या करेगा, मुसलसल स्वीट खा रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मिकदार में खा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इस पर एक ऐसा टाइम आएगा कि इस स्वीट्स खाने की वजह से इनको क्या हो जाएगी, इनको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। हाइपर डायबिटिक हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया इनको हो जाएगी, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल इनकी जो है नॉर्मल से क्या कर जाएगी, डिविएट कर जाएगी, एब नॉर्मल हो जाएगी। इस शुगर की वजह से इस बंदे को क्या इफ़ेक्ट हुआ, इस शुगर की वजह से, इस शुगर खाने की वजह से, ज़्यादा शुगर खाने की वजह से इनको क्या हो गई, इनको डायबिटीज़ हो गई, ठीक है। अब अगर डायबिटीज़ और शुगर के दरमियान हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है, तो हम इसके पीछे इटियोलॉजी को देखते हैं तो वाज़े तौर पर हमें जो है हिस्ट्री से जो है पता चलेगी कि ये बंदा जो है ये क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा शुगर खाता था, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाता था, जिसकी वजह से इनकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या कर गई, वो डिविएट कर गई और हाइपरग्लाइसीमिक जो है पेशेंट हो गया। तो इस तरह के जो काज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से
इसका हमारे साथ जो दूसरा पार्ट है जो कि हम यूनिट नंबर 13 में पढ़ेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन के वर्ड से जो है आपको पता चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। को मीन दो चीज़ों के दरमियान जो भी होता है इसको हम को कहते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन से मुराद ये है कि दो चीज़ों के दरमियान किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो लेकिन कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे साथ एक्स है, दूसरा हमारे साथ वाई है। अगर हम एक्स को जो है इंक्रीज करते हैं तो वाई क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, या एक्स को हम डिक्रीज करते हैं उसके साथ वाई फैक्टर जो है वो भी डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान एक ख़ास तरह का रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन भी ये भी हमारे साथ एक बायोस्टैटिस्टिक्स का एक क्या है, टेक्निक है जिसके ज़रिए हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक होता है, तो उस ताल्लुक की गहराई को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो रिलेशनशिप है दो फैक्टर्स के दरमियान, तो आइए ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। समझ आ गई इसकी? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ। रिग्रेशन कैसे किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि ये हमारे साथ एक टेक्निक है कंसर्न विद प्रिडिक्टिंग सम वेरिएबल बाय नोइंग अदर्स, ठीक है। ये हमारे साथ एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स के ज़रिए जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब स्मोकिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग के ज़रिए हम उस पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम मालूम कर सकते हैं। अगर ये स्मोकिंग फैक्टर वेरिएबल हमारे पास ना होता तो तब हम उनकी हेल्थ स्टेटस को जो है मालूम नहीं कर सकते थे। तो मतलब यह है कि स्मोकिंग का जो है इसका एक गहरा रिलेशनशिप है किस चीज़ के साथ, दूसरे फैक्टर्स के साथ, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस एक फैक्टर की वजह से इस एक वेरिएबल की वजह से हम दूसरे वेरिएबल्स को क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल डिफिनीशन रिग्रेशन की ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम सम वेरिएबल्स के ज़रिए हम दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, उसको हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग वेरिएबल वाई यूजिंग वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड रिग्रेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल के ज़रिए हम वाई वेरिएबल को मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इन्होंने यहाँ पर वो एक्स वेरिएबल को क्यों नहीं लिखा, मतलब वाई की जगह एक्स वेरिएबल को क्यों नहीं लिखा और यहाँ पर एक्स की जगह वाई वेरिएबल को क्यों नहीं लिखा। तो आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे साथ जितने भी ग्राफ बनते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बनाऊँ तो ये एक ग्राफ है आपके पास, ठीक है। जैसे कि ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ। ये आपके पास एक ग्राफ हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कॉमनली अगर हम देखें तो हमारे साथ जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजेंटली पॉइंट पर होते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि हमारे साथ जो एक्स एक्सिस होते हैं जो कि हॉरिजेंटल सरफेस पर होते हैं, तो ज़्यादातर ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है, इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि ये वो वेरिएबल होते हैं जिस पर किसी भी चीज़ का जो है कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता, कोई असर जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि वाई वेरिएबल ज़्यादातर ये हमारे साथ वर्टिकल एक्सिस पर होते हैं और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इस
को हम ज़्यादातर डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल से मुराद ये है कि ये वो वेरिएबल होते हैं जो कि दूसरों चीज़ों की ज़्यादती या कमी की वजह से इसमें चेंजेस आती रहती है, ठीक है। मतलब दूसरे वेरिएबल्स पर ये डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है, तो इस वजह से इसको हम वाई वेरिएबल कहते हैं। सो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वाई वेरिएबल को मालूम करते हैं एक्स वेरिएबल को यूज़ करते हुए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रिग्रेशन कहते हैं। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? tells you how values in y changes as a function of changes in value of x। इसी तरह से रिग्रेशन जो है ये हमें बताती है कि किस तरह से जब हम x वैल्यू को चेंज करते हैं, x की वैल्यू में हम कोई चेंजेस लाते हैं, कोई तब्दीली लाते हैं, तो x की वैल्यू में चेंजेस लाने की वजह से y की वैल्यू में किस तरह से चेंजेस आती है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौन बताती है, हमें रिग्रेशन बताती है। रिग्रेशन एनालिसिस के ज़रिए हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे बढ़े तो ये इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है, आपको इंशाल्लाह इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की कंपैरिजन यहाँ पर आपको की गई है कि कोरिलेशन में हम क्या करते हैं और रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। कोरिलेशन के बारे में अगर आप देखें तो कोरिलेशन में कहते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन ये हमारे साथ एक ऐसा बायोस्टैटिस्टिकल मेथड है, टेक्निक है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, एक्स एंड वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, तो उस रिलेशनशिप की जो मजबूती होती है या जो क्या कहते हैं, मजबूत के अपोजिट क्या होता है, कमज़ोर, जो कमज़ोरी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मालूम करने की कोशिश करते हैं, मजबूती, ठीक है। तो ये मजबूती मतलब जिस तरह से भी होता है, मजबूती और कमज़ोरी को हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो ये कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना कमज़ोर है। इसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम कोरिलेशन टेक्निक कहते हैं। जबकि रिग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेल अस हाउ टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द कोरिलेशन, कि किस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करके कोरिलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब काज एंड इफ़ेक्ट को हम किस तरह से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम किस तरह से जो है मालूम कर सकते हैं कि आया ये कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं, एक वेरिएबल की में चेंजेस आने की वजह से दूसरा वेरिएबल जो है वो तब्दील होता है या नहीं। तो इसको जो है हम रिग्रेशन के ज़रिए क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं। सही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको एक डायग्राम जो है दिया गया है, जिसमें बहुत सिंपल अल्फाज में आपको बताया जा रहा है रिग्रेशन के बारे में। कहते हैं कि कैलकुलेट द बेस्ट फिट लाइन of certain set of data. The regression line makes the sum of the squares of the residual smaller than for any other line. Regression minimize residual। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर आपको वेट जो है वो बताया जा रहा है, जबकि वाई एक्सिस पर आपको जो है सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर के बारे में बताया जा रहा है। सो अब अगर आप देखें यहाँ पर ये 60 किलोग्राम है, ठीक है। मतलब ये 60 किलोग्राम है, ये 70 है, 80 है, 90 है, 100, 110, 120। सो
अगर यहाँ पर आप देखिए इस पॉइंट को आप इस तरह से नीचे ले आए, ठीक है, जहाँ पर ये पॉइंट आया हुआ है इसको नीचे ले आए और फिर यहाँ पर आप एस्टिमेट करें तो ये 60 और 70 के दरमियान ये लाइन जो है आई हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये वेट जो है ये हमारे साथ किसके बराबर हो सकता है, 68 या 69 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है, मतलब 68 या 69 पर आया हुआ है। इसी तरह से अगर इसके बिल्कुल हम सामने लाइन लगाए इस तरह से, तो जो 69 केजी या 60 क्या कहते हैं 68 केजी है, तो 68 केजी वाले लोगों की जो ब्लड प्रेशर होगी वो कितनी होगी, वो 120 होगी, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फिर मज़ीद आगे जाए, ठीक है, यहाँ पर आप लाइन लगाए, ठीक है, ये जो मैं आपको लगा रहा हूँ यहाँ पर देखें, ये दूसरा लाइन जो मैंने लगाया, तो अब वेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, मतलब 70 से भी ये अबव हो गए, तकरीबन 75 या 76 समथिंग आता है। सो इसको अब अगर हम सामने की तरफ ले जाएं तो वेट के बढ़ने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है, जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि पहले हमारे साथ जब वेट 68 केजी था या 69 केजी था तो उनकी ब्लड प्रेशर कितनी थी, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, लेकिन अब वेट जो है 75 केजी हो गई, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है उसमें भी इंक्रीज आ गई, 140 तक जो है ब्लड प्रेशर पहुंच गया। इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे जाएं, यहाँ से अगर हम शुरू करें, ठीक है, तो यहाँ से लाइन लगाने के बाद, सीधा लाइन लगाने के बाद जो है हमें पता चलता है, मतलब यह है कि एज 80 प्लस हो गई, 82 83 समथिंग हो गई है, तो इस एज के बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई, ब्लड प्रेशर क्या हो गई, 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गई। मतलब ये है इन सारे डेटा को देखते हुए हम ये एस्टिमेट करते हैं, हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि एज के बढ़ने की वजह से, एज सॉरी वेट के बढ़ने की वजह से, वेट की बढ़ने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो रही है, उसमें इंक्रीज आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि वेट जो है ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट फैक्टर है, जो कि किसको इफेक्ट करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है, ठीक है। सो वेट की बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वेट की बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आ रही है। इसी तरह से अगर आप मज़ीद आगे जाएं और यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइन लगाया, मतलब अब वेट जो है समथिंग 120 या 115 किलोग्राम हो गई है। सो 115 किलोग्राम वेट की वजह से ब्लड प्रेशर क्या होगी, ब्लड प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर हो चुकी है। सो अब इस डायग्राम के ज़रिए जो है आपको पता चल गया होगा कि जो ही हमारी वेट बढ़ती है तो वेट के बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता रहता है। तो ये ग्राफ जो है ये हमारे साथ एक रिग्रेशन ग्राफ है, जो कि हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रही है, क्योंकि वेट जो है ये क्या है, ये काज है, ठीक है, वेट जो है ये काज है, ठीक है। और इस वेट के बढ़ने की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, ब्लड प्रेशर जो है वो इफेक्ट हो रहा है और ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आ रही है। तो इस वजह से ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ रिग्रेशन कहलाएगा, ठीक है, समझ आ गई है। इसी तरह से इसमें एक बात ये भी है कि जितने भी आपके पास पॉइंट जो है, ये पॉइंट जितने भी आपके साथ स्ट्रेट लाइन के करीब करीब होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रोंगली जो है ये हमारे पास रिग्रेशन है, और वेट जो है सॉरी जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो क्या कर रही है, जो डिपेंडेंट फैक्टर है उसको मुतासिर कर रही है, इनके दरमियान रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जितना ये हमारे पास दूर दूर होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ये यहाँ पर जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये वाले देखें, ये हो गया, 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 जितने भी ये लाइन के करीब होंगे, स्ट्रेट लाइन के करीब होंगे, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गली जो है इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है और कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है। और इसी तरह से जितना ये एक दूसरे से मतलब स्ट्रेट लाइन से दूर होंगे तो फिर ये इसके क्या होंगे, ऑपोजिट होगा, ठीक है, रिलेशनशिप इसके फिर ऑपोजिट होगा। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? अच्छा जी,
यहाँ पर आप देख सकते हैं मजीद कहते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन डिस्क्राइब द रिग्रेशन लाइन मैथमेटिकली इंटरसेप्ट एंड स्लोप। सबसे पहले आप लोगों ने जो डायग्राम है उस डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उसको आपने जानना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक डायग्राम होता है, मतलब एक ग्राफ होता है, और उस ग्राफ में कौन कौन से हिस्से होते हैं। उस ग्राफ में आपके पास मंदरजा झेल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्स एक्सिस होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा जो पार्ट है वो वाई एक्सिस होता है जो कि क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको अब बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि रिग्रेशन ग्राफ में कितने पार्ट्स होते हैं या कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपने फिर बताना है वहाँ पर। सो एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, एक वाई एक्सिस होता है जो कि क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। एक आपके पास स्लोप होता है, ये वाला जो लाइन होता है इसको क्या कहते हैं, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है, स्लोप कहते हैं। और इसी तरह से ये लाइन जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहा होता है, जिस जगह ये ज्वाइन हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपको जो है अब मालूम हो गया है कि हमारे साथ जो रिग्रेशन ग्राफ होता है वो चार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे साथ एक्स फैक्टर होता है, एक हमारे साथ वाई वेरिएबल होता है, एक हमारे साथ स्लोप कहलाता है, और दूसरा हमारे साथ क्या होता है, दूसरा हमारे साथ इंटरसेप्ट होता है। सो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए इस ग्राफ में, टोटल हमारे साथ इस ग्राफ में 4 कंपोनेंट्स है। सो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीज़ें जो है याद होने चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज थ्योरेटिकल एमसीक्यूज जो है इस तरह से आ सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन से, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों को याद होने चाहिए। ये एक आपके पास एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, और इसी तरह से जिस जगह ये ज्वाइन कर रहा होता है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। सो ये चार चीज़ें जो है आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन में होती है। सो ये आपको याद रखनी होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर आते हैं, वही बातें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, ठीक है। कोई भी इसमें वो वाली बात नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। सो आपके पास एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, इसको हम स्लोप कहते हैं जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्लोप को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वो जगह जहाँ पर स्लोप ज्वाइन कर रहा होता है, ठीक है, दूसरे लाइन को कनेक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और इंटरसेप्ट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो लीनियर इक्वेशन आपके पास आता है, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ जो रिग्रेशन लीनियर इक्वेशन आपके पास आता है, तो वो किस तरह आएगा, वो आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। x जो है ये आपकी बी एक्स जो है, मतलब x जो है ये आपकी जो x एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करती है, y जो है ये आपके y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, a जो है ये आपके इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है, और जो b है ये आपके स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इस रिग्रेशन फार्मूले के ज़रिए हम इन चारों कंपोनेंट की जो वैल्यूज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने एक बात ये भी याद रखनी है कि हमारे पास जितने भी इसमें कंपोनेंट होंगे जिसको हम इस फार्मूले के ज़रिए क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो सारे क्वांटिटेटिव होंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव फैक्टर वेरिएबल्स को आप इसके ज़रिए मालूम नहीं कर सकते, इसके ज़रिए आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आप स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, और ये आपके एग्जाम में आएंगे। इसको कहते हैं थ्योरेटिकल एमसीक्यूज, ठीक है। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप जो है इसको याद कर लेते हैं, कंसेप्ट आप इस पर क्लियर कर लेते हैं, तो फिर कोई भी मसला नहीं होता बायोस्टेटिस्टिक्स में। बायोस्टेटिस्टिक जो है इंतहाई आसान सब्जेक्ट है। अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं, तो जब मैं बायोस्टेटिस्टिक के एग्ज़ाम्स दे रहा था,
तो बायोस्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम में जो है मैं अपने साथ कोई कैलकुलेटर जो है मैं अपने साथ नहीं लेके गया था, ठीक है। इतना सिंपल मुझे बायोस्टैटिस्टिक जो है लग रहा था। और इसी तरह से जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने बायोस्टैटिस्टिक में 70 प्लस मार्क्स लिए हुए थे, ठीक है, बगैर कैलकुलेटर के। इसके अलावा मैंने जो है अपने साथ जो काई स्क्वायर टेबल है वो भी अपने साथ में ले गया था। इसके अलावा जो जी स्कोर टेबल है वो भी मेरे पास था। इसके अलावा जो टी स्कोर टेबल है वो भी मेरे पास था। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास थी। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि बायोस्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है ना, ये इंतहाई सिंपल सब्जेक्ट है। जस्ट अगर आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा-सा कंसंट्रेशन दें, ठीक है, इसको थोड़ा-सा अटेंशन के साथ सुनें, तो हर एक चीज़ जो है आपको बड़ी आसानी से जो है समझ में आ जाती है। सो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हमें रिग्रेशन इक्वेशन जो है बताएँ, करेक्ट रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? तो आप लोगों ने ये इक्वेशन जो है बताना है। इसको क्या कहते हैं? इसको वाई हैट कहते हैं। वाई के ऊपर जो निशान आपको नज़र आ रहा है इस तरह से, ठीक है? वाई के ऊपर इसको वाई हैट कहते हैं। वाई हैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? इसके ज़रिए आप वाई की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, ए की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, बी की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू भी आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। सही है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे बढ़े तो इसमें क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं, कहते हैं कि बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड अ प्रोसीजर दैट मिनिमाइजेस द वर्टिकल डिविएशन ऑफ प्लॉट पॉइंट सराउंडिंग अ स्ट्रेट लाइन। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है? लीस्ट स्क्वायर मेथड ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं किस चीज़ को? वर्टिकल डिविएशन ऑफ प्लॉटेड पॉइंट। प्लॉटेड पॉइंट में हमारे साथ जो वर्टिकल डिविएशन होते हैं, वर्टिकल मतलब जो ऊपर की तरफ डिविएशन हमारे प्लॉट में दिखने को मिल रही होती है, ऊपर की तरफ जो जा रही होती है डिविएशन, तो उस डिविएशन को कम करने के लिए स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द, मतलब ये हमारे साथ स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके इर्द गिर्द आसपास जो वर्टिकल लाइंस इस तरह से आपको दिखाई दे रही होती है, ठीक है। तो इन वर्टिकल लाइंस को इसमें जो फ़र्क होता है उस फ़र्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हैं। सो वी आर एबल, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम इस काबिल हो जाते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन टू स्केटर डायग्राम पॉइंट्स एंड देन फार्मूलेट रिग्रेशन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रिग्रेशन फार्मूला इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए आया हुआ है। सो वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। सो वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई ये आपके वाई एक्सिस के लिए यूज़ होता है, ए ये आपकी जो इंटरसेप्ट है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, बी ये स्लोप है और एक्स जो है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं ए की वैल्यू जो है मालूम करूं, तो फिर आपके पास फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार मतलब y की मीन हम निकालेंगे और जो वैल्यू होगी उसको हम y बार की जगह लिखेंगे। x बार से मुराद ये है कि x एक्सिस की जो मीन वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सो x बार मीन, x की हम मीन निकालेंगे और y बार से मुराद y की हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे और b ये आपके पास स्लोप है। अब अगर b की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ऊपर फार्मूला दिया गया है, विच इज़ b इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई। सम ऑफ एक्स वाई मतलब आप पहले क्या करेंगे, जितनी भी x की वैल्यू है उसको आप प्लस करेंगे, जितनी भी y की वैल्यू है उसको आप प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद उसको आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y। जितनी भी x की वैल्यू है मतलब उसको प्लस करेंगे, जितनी भी y की वैल्यू है उसको प्लस करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और उसको फिर डिवाइड करेंगे किस चीज़ पर,
एन पर डिवाइड करेंगे। एन किसे कहते हैं? एन मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर इसी तरह से आपके पास नीचे आया हुआ है सम ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर क्या है? एक्स स्क्वेयर जो है मतलब एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे? स्क्वेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, और फिर उसी तरह से एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करते हुए उसको फिर हम एन के साथ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बी की वैल्यू जो है इस तरह से आ जाएंगी। सो ये फार्मूला इंतहाई सिंपल है, इस पर आप लोगों ने जो है 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी इस फार्मूला को जो है लिखने के लिए, मतलब 2-3 बार इसको आप अपने साथ रफ में लिखेंगे कि b इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, फिर होल डिवाइडेड सम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद भी करना है और इसको जो है लिख लिख कर याद करना है, ठीक है। रट्टा इस पर आप नहीं लगा सकते, जितनी बार आप इसको लिखेंगे उतनी ही आपको जल्दी से ये याद हो जाएगी। सो ये आपके पास जो है डिफरेंट वेरिएबल है और इन डिफरेंट वेरिएबल का फार्मूला है। वाई वेरिएबल को मैयर करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। ए वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा और बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फार्मूला जो है याद रखना होगा, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? हेलो। एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपके पास वेट है, एज है और सीरियल नंबर है। अच्छा जी, आपके पास जो है वेट जो है, एक बंदा है उनका वेट क्या है? 2 है। दूसरा बंदा है उनकी एज 1 है। फिर सॉरी, एक बंदा है उनकी एज 1 है और वेट उनकी 2 है। इसी तरह से दूसरे बंदे की एज जो है 2 साल है और उनकी वेट जो है क्या है? 4 केजी है। तीसरे बंदे की जो एज है वो 3 साल है और उनकी वेट क्या है? 6 केजी है। इसी तरह से जो टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है? 3 है, ठीक है। सो इसको हम आगे अब करेंगे। एक्स की वैल्यू भी आपको दी गई है, वाई की वैल्यू भी आपको दी गई है, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, वाई की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब मज़ीद हम देखेंगे। सो सिंपल फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम y की वैल्यू, मिसाल के तौर पर a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू, सॉरी, सबसे पहले हम b वाला फार्मूला लिखेंगे। b इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई। तो आपके पास फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला को आप देखें, फार्मूला जो है आपके पास है सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स, ठीक है, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। फिर इसी तरह से टोटल डिवाइड है सम ऑफ एक्स स्क्वेयर, सम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करें? यहाँ पर आपके पास जो एज है, ठीक है, एज मतलब एक जो बंदा है उनकी एज क्या है? 1 ईयर है। उनकी वेट क्या है? 2 है। मतलब एक्स एक्सिस जो है ये आपके पास ये वाले है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ एक्स करेंगे। तो सम ऑफ एक्स में से मतलब मिसाल के तौर पर 1 + 2, 2 + 1 + 2 3 हो गए और 3 + 3 ये आपके पास कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स हमारे पास ये आ गया, ठीक है, हमारे पास 6 आ गया। सम ऑफ वाई की अगर हम इसको प्लस करें इन वाई को, ठीक है, 2 4 6 हो गए, 6 और 6 ये आपके पास आ गया 12, ठीक है। सो ये आपके पास सम ऑफ वाई जो है 12 आ गया। इसी तरह से सम ऑफ एक्स वाई है, तो एक्स वाई को अगर हम सम करें मतलब ये है
कि आपके पास जो x है वो क्या है, एक्स वाई को करें, मतलब इस x और इस y को एक दूसरे के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे, ठीक है। सो 2 1 ज़र 2, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 4 2 ज़र 8, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, ठीक है। 6 3 ज़र 18, यहाँ पर हमने 18 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस एक्स वाई को प्लस करेंगे, तो 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 और 18 कितने हो गए, 28। तो यहाँ पर हमने 28 लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई है, तो सम ऑफ एक्स हमारे पास 6 है, यहाँ एक्स की जगह 6 लिख देंगे। सम ऑफ वाई हमारे साथ 12 है, यहाँ वाई की जगह 12 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास फिर आता है एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर आता है, सम ऑफ एक्स स्क्वेयर। सो 1 की अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो 1 आएगा, 2 की अगर हम स्क्वेयर लेते हैं, सॉरी 4 की अगर हम स्क्वेयर लेते हैं, ठीक है, 4 की अगर हम स्क्वेयर लेते हैं क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16 आएगा। 9 की अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो 9 9 ज़ा 81 आता है, ठीक है। सो 1 16 और 81 को जब हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू आएंगी, सो 81 प्लस 16, 16 81 प्लस 16 क्या हो गए, सॉरी 81 प्लस 1, सो ये 82 हो गए, 82 प्लस 16 ये कितने हो गए, 82 प्लस 16, 82 प्लस 82 प्लस 16, सो ये आपके पास, तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हम उस एग्ज़ाम्पल को हमने स्टार्ट किया था और इस एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं रिग्रेशन फार्मूला के ज़रिए। सो जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, हम b की वैल्यू क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो b का फार्मूला आपके पास आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ x y, ठीक है, फिर माइनस सम ऑफ x और इसी तरह से सम ऑफ y, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय n, फिर इसी तरह से टोटल डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पर आता है सम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। तो ये फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, अपने साथ ये नोट डाउन कर लीजिए। सो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास x की वैल्यू जो है ये ऑलरेडी दी गई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ x करेंगे, इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, जब इसको प्लस कर लेंगे टोटल आपके पास 6 आ जाएगा। फिर आपके पास y की वैल्यू आपने प्लस करनी है, तो ये आपके पास y है, इन सारे वैल्यूज़ को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल 12 आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई को आपने प्लस कर लिया, अब आपके पास क्या है, अब आपने क्या करना है, सम ऑफ एक्स वाई, मतलब ये वाली वैल्यू जो है आपने क्या करनी होगी, अब इसको आपने सम करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप इसको सम करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो x को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 ज़ा 2 आ गए, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आता है, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, 3 6 ज़ा 18 आता है, यहाँ पर हमने 18 लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पर आपको दिया गया है सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और फिर आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन भी है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया है ना, मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया है, अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे, इससे टोटल हमारे पास बनेगा 48। इसके बाद आपके पास आता है सम ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, सम ऑफ एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर से मुराद ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे आपके पास वैल्यू 1 आएगी, 2 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, हम यहाँ पर 4 ने लिख दिया, 3 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर हमने 9 लिख दिया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम प्लस करेंगे। सो 9 4 ये कितने हो गए, 13 13 1 14, तो टोटल आपके पास 14 आ गया है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि नहीं?
जी सर, आ गई है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो सर। ओके, वेरी गुड। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आसानी से हर एक चीज़ को आप समझ जाए। अब जब हमने ये कैलकुलेशन कर लिए हैं, तो अब हम उस बी वाला जो फार्मूला है उसमें आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये आपके पास बी का फार्मूला है, ठीक है? आप देख सकते हैं बी का फार्मूला आपके पास क्या है? बी इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है? फिर इसी तरह से माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। इसी तरह से फिर टोटल डिवाइड है सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है? अब इन सारे वेरिएबल में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे मतलब 28 सम ऑफ एक्स वाई हमारे साथ वैल्यू क्या आई थी? 28 आई थी। सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 है, सम ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास 12 है, ठीक है? इसी तरह से वेरिएबल जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं? 3 है ना, एन की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 हमने पुट कर लिया है, ठीक है? क्योंकि 3 वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, 3 वेरिएबल्स को हम कर रहे हैं तो इस वजह से n की वैल्यू 3 होगी। सो इसी तरह से नीचे आते हुए सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 14 है और सम ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 6 है, ठीक है? x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है। तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 तो 6 6 36 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सो अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू इज इक्वल टू a की वैल्यू मालूम करते हैं। सो a इज इक्वल टू वाई मीन माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मीन, ठीक है? सो वाई मीन मतलब वाई की जो एवरेज है, मतलब वाई मीन जो हमारे पास है, ठीक है? और एक्स मीन, एक्स बार से मुराद एक्स मीन है। 2 कहाँ से आ गया? 2 हमारे साथ बी की वैल्यू है, ठीक है? आपको फार्मूला ये वाला याद है ना? ये वाला फार्मूला हमने अब अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? सॉरी, ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया है बल्कि ए को अब हम मालूम कर रहे हैं तो ए को यहाँ कर दिया और वाई को हमने इस साइड पर कर दिया है, ठीक है? सो ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स हमारे पास है, ठीक है? वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, ठीक है? या माइनस बी एक्स बार हम कह सकते हैं। सो वाई मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है? वाई मीन की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास वाई मीन की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पर हमने पुट की थी 4 माइनस 2 इंटू 2। सो वाई मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है? वाई मीन की वैल्यू हमारे पास 4 है। सो 4 को अब अगर हम देखें, सब्र करें, वाई मीन की वैल्यू मैं आपको निकाल के देता हूँ। टोटल हमारे पास जो सम ऑफ वाई वैल्यूज़ है, ठीक है? वो क्या है? 12 है ना? तो 12 की मीन जब हम निकालेंगे मतलब मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है? सो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास मतलब टोटल नंबर मतलब सम ऑफ इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम प्लस करते हुए टोटल ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करते हैं। सो वाई की जब हम समिंग करते हैं तो 12 बनता है। 12 को आप 3 पर डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा 12 आता है। तो y की जगह हमने क्या कर लिया? 4 पुट कर लिया। x जो है, x की जब मीन निकालते हैं तो टोटल ऑब्जर्वेशन, सो सम ऑफ टोटल इवेंट डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। सो x की अगर हम समिंग करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 बनती है, ठीक है? 6 को डिवाइड करें आप किस चीज़ पर? 3 पर, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, x बार की वैल्यू आपके पास आ गई 2। सही है? तो अब क्या करेंगे? अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो a इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है? तो a की वैल्यू आपके पास क्या है? a की वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है? तो a की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे और इसमें हम पुटिंग करेंगे क्योंकि सारे वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ गए हैं। सो y इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 0 है, b की वैल्यू क्या है? 2 है और x जो है हमारे पास क्या है? x की वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है? x की वैल्यू हमारे पास 6 है। सो इसमें हम पुटिंग करेंगे। इसमें अब हम पुटिंग करेंगे और देखेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। सो नाउ वी कैन प्रिडिक्ट वेट इफ़ वी नो द एज। अगर हमें एज के बारे में पता हो तो हम वेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज एज जो है हमारे पास क्या है, 4 है। सो एज हमारे पास 4 है, मतलब x हमारे साथ जो है 4 है। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 2 4 ज़ा क्या आ जाएगा, 0 को 2 के साथ प्लस करेंगे वही 2 आएगा, और 2 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 वैल्यू आपके पास आ जाती है। एंड प्रेडिक्टेड वेट बिकम 8, और आपके साथ जो प्रेडिक्टेड वेट है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मतलब 4 साल की उम्र की बच्ची या बच्चे की जो वेट है वो आपके पास क्या होंगी, 8 होंगी, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप किसी भी शख्स की जो वेट है उसको मालूम कर सकते हैं, मतलब उनके एज को लेते हुए उनका वेट जो है आप मालूम कर सकते हैं बगैर किसी क्या कहते हैं, जो वेट को वज़न किया जाता है तो उसके बगैर आप लोगों की वेट जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अगर एज के बारे में आपको पता हो। तो ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन था। इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो क्या है, कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है उसको आप मालूम कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, बिल्कुल वही तरीका है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि अ सैंपल ऑफ 6 पर्सन वाज सेलेक्टेड, द वैल्यू ऑफ देयर एज एक्स वेरिएबल एंड द वेट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फॉलो टेबल, ठीक है। एक्स वेरिएबल है हमारे साथ और वेट जो है वो हमें टेबल में दिया गया है। कहते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप क्या करें, प्रिडिक्ट वेट व्हेन एज इज़ 8.5। अगर किसी शख्स की एज जो है वो 8.5 ईयर्स हो तो इनकी वेट जो है वो कितनी होंगी। अगर किसी शख्स की वेट जो है, सॉरी, एज जो है वो 7.5 ईयर्स हो तो उनका वेट जो है कितना होगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, मालूम करने की कोशिश करेंगे। 8.5 ईयर के बंदे की वेट कितनी होंगी और 7.5 ईयर्स के बंदे की वेट जो है वो कितनी होंगी, तो इसको अब हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। सो वही मेथड है, वही तरीका है। ये ऑलरेडी आपको डेटा दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी होगी, मतलब एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, एन की वैल्यू आपके पास 6 होंगी। अभी से अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि 6 लोग हैं हमारे साथ, ठीक है। सो एक की एज 7 है, उनकी वेट क्या है, 12 है। एक की एज जो है 6 ईयर है, उनकी वेट 8 है। एक की एज 8 है, उनकी वेट 12 है। इसी तरह से आते आते मतलब उनकी वेट आपको ऑलरेडी दी गई है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि अगर किसी शख्स का वेट जो है वो क्या हो, किसी शख्स का एज जो है वो 8.5 हो, 8 ना ही है, 8.5 है। 8.5 है तो 8.5 एज वाले बंदे की वेट जो है वो कितनी होंगी उसको मालूम करेंगे। अगर किसी शख्स की एज जो है वो 7.5 हो तो 7.5 वाले एज के बंदे की वेट कितनी होंगी, तो इसको हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। बिल्कुल वही तरीका है, उसी तरीकों को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम बी वैल्यू को मालूम करेंगे, ठीक है। बी एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो बी वैल्यू, बी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन हो गया। फिर इसी तरह से डिवाइड सम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास, बिल्कुल उसी तरीके से हम बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आपके पास एक तरफ क्या है, एक तरफ आपके पास एक्स की वैल्यू है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, वेट है, सॉरी वाई है। ये एक्स है और ये वाई है। सो एक्स की वैल्यू ये है, सबसे पहले सम ऑफ एक्स है तो इन सारे को हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे और इससे हमारे पास जो वैल्यू आएंगी उसको हम नीचे लिख देंगे। फिर सम ऑफ वाई है तो वाई की ये सारे वैल्यूज है, इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, सम ऑफ एक्स वाई आता है। क्या आता है, सम ऑफ एक्स वाई आता है। ये देखिए ग्रीन लाइन से मैंने सर्कल किया, सम ऑफ एक्स वाई। तो मतलब ये है कि जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो
एक्स की वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ। सो 7 12 ज़ा हमारे साथ 84 आता है, 6 8 ज़ा 48, 8 12 ज़ा 96, इस तरह से 5 10 ज़ा 50 हो गया, 6 11 ज़ा 66, 9 13 ज़ा 117। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमने इस एक्स और वाई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करना है तो मतलब इन सारे वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, इससे हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो नीचे हम लिख देंगे। फिर आखिर में हमारे पास नीचे आता है सम ऑफ एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर का जो वैल्यू है उसको हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 7 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़र 49 हमने यहाँ पर लिख दिया, 6 6 ज़र 36 यहाँ पर हमने 36 लिख दिया, 8 8 ज़र 64 यहाँ पर हमने 64 लिख दिया, 5 5 ज़र 25 यहाँ पर हमने 25 लिख दिया, 6 6 ज़र 36 या 36 लिख दिया, एंड 9 9 ज़र 81, तो हमने ये लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ सम ऑफ एक्स स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। ठीक है, इन सारे वैल्यूज़ को प्लस करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ये सारे काम हमने कर लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें x को अगर हम प्लस करेंगे इससे टोटल हमारे साथ 41 आएगा। ठीक है, सम ऑफ x वैल्यू 41 आएगी, सम ऑफ y वैल्यू मतलब इन सारे वेरिएबल्स को प्लस करते हुए टोटल जो वैल्यू आती है वो हमारे साथ 66 है। इसी तरह से फिर इसको मल्टीप्लाई करते हुए इन x और y को मल्टीप्लाई करते हुए इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये फिर इनको हमने क्या किया, ये हमारे साथ सम ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, सम ऑफ एक्स वाई है मतलब एक्स वाई से जो वैल्यू आई है इनको प्लस करना है। ठीक है, प्लस करके इससे हमारे पास टोटल वैल्यू बनी है 461। फिर इसी तरह से सम ऑफ एक्स स्क्वेयर है तो 7 7 ज़ा 49, वही मेथड है, इन सारों को हमने प्लस किया तो टोटल वैल्यू आ गई 291। ठीक है, और n की वैल्यू आपके पास क्या है, n की वैल्यू आपके पास 6 है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, 6 है। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो वही फार्मूला है। ठीक है, उसी फार्मूले में आपने जस्ट पुटिंग करनी है, जब आप पुटिंग कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 0.92, मतलब b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0.92 वैल्यू है। ठीक है, सो b की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब एक्स बार वैल्यू निकालनी है और वाई बार की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स सम ऑफ एक्स हमारे साथ क्या है, 41 है, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 है, तो 41 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आ जाती है 6.83। और y की टोटल वैल्यू क्या है, सम ऑफ y हमारे पास किसके बराबर है, 66 के, 66 को आप 6 के साथ डिवाइड करें तो 11 आ जाता है। सो a इज इक्वल टू वाई माइनस 0.92, और y एक्स बार की जगह आप 11 लिखेंगे, b की वैल्यू आपके पास 0.92 है, x बार की वैल्यू आपके पास 6.83 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास वैल्यू आएंगी 4.675। अब आपने y का a की वैल्यू भी आपके पास आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, x बार की भी आ गई और y बार की भी आ गई। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। सो y हेड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, सो ए की वैल्यू आपके पास ये है, बी की वैल्यू आपके पास 0.92 है। ठीक है, और इसी तरह से आगे अब हम बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज है वो हम मालूम कर लेंगे। सो अब अगर आपके पास ये भी है, ये भी है, अब अगर आपके पास x जो है इसको हम 8.5 करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 8.5 है, x क्या है, एज है, एज को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर किसी शख्स की एज वो 8.5 हो तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इन सारों को कैलकुलेट करते हुए हमारे पास वैल्यू आती है 12.50 kg, मतलब यह है कि वो बंदा जिनकी एज जो है 8.5 ईयर्स है उनका वेट कितना होगा, 12.50 kg होगा।
अब वो बंदा जिनकी एज 7.5 है तो फिर x की जगह हम 7.5 पुट करेंगे, इसको हम प्लस करते हुए 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे वैल्यू आएंगी 11.58। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जिसकी एज जो है वो 7.5 ईयर्स है, उनका वेट 11.58 kg है। ठीक है, सो ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन से आपके पास क्या आ गए, आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो इक्वेशन है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। समझ आ गई इसकी? सर ये सिंपल अगर हमें वो पूछेंगे एक रिग्रेशन का फॉर्मूला लिखिए, हम्म, तो यही वाला हम लिखेंगे फिर, मतलब हाँ अगर जी, वो पूछेंगे हाँ जी, बिल्कुल एमसीक्यूज में कि रिग्रेशन का फार्मूला। करेक्ट हाँ फॉर्मूला जी, को। रिग्रेशन का फार्मूला ठीक है। आपके पास ये है, वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस बी और फिर एक्स। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है, बस इसको आपने याद रखना है। सही है? ठीक है। हाँ जी, इंतहाई सिंपल है, जस्ट आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आपको पानी की तरह याद हो जाएगा। ये भी बिल्कुल वही मेथड है, उसी मेथड से आप इसको फॉलो करते जाएं, जैसा मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरह से आप फॉलो करते जाएं, तो इंशाल्लाह आप इसको खुद से कर जाएंगे। इंतहाई आसान है, आप इसको बगैर किसी के सपोर्ट के आप खुद कर सकते हैं। डेटा ऑलरेडी आपको दिया गया है। ठीक है, आपने सिर्फ इनको प्लस करना है, इनको प्लस करना है, क्या करना है, इसको पहले प्लस करना है, इससे टोटल आएगा, इसको प्लस करना है, इससे टोटल आएगा, फिर एक्स और वाई को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, ये एक्स वाई वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, फिर ये सारे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर आप टोटल नीचे लिख देंगे। फिर आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम। तो 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, आपके पास 400 आएगा। 43 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 149 आएगा। ठीक है, सो ये सारे वैल्यूज आएंगे, तो इसको भी फिर आपने क्या करना है, प्लस करना है, टोटल आपके पास आ जाएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 होगी, मतलब एन की वैल्यू आपके पास 10 होगी। ठीक है, सो वही मेथड है, उसी मेथड को यूज करते हुए आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सारा वही मेथड है। ठीक है, कुछ भी इसमें नया कोई भी प्रोसेस या इसमें कोई भी नया जो है टेक्निक यूज़ नहीं हुआ है, सारा वही है। तो इस पर आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करके फिर मुझे दिखा देना है। ठीक है, कि आपने ठीक किया है या नहीं। तो ये था आपका यूनिट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। सर कोई इसमें क्वेश्चन? कोरिलेशन भी तो नहीं ना आया, अभी सिर्फ हमने रिग्रेशन ही पढ़ा है ना। हाँ जी, बिल्कुल रिक्रेशन पढ़ा है, यूनिट नंबर 13 में कोरिलेशन है, उसको हम यूनिट 13 में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका यूनिट था। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।